press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे हरी मोहन जी, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। और ये दोनों बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे और कैसे भारत के जो मोस्ट वांटेड आतंकी है वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। साथ हैं जी आपके जाने पहचाने हरी मोहन जी। बहुत शुक्रिया हरी मोहन जी कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। आशु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने फिर से बुलाया अपने प्रेस्टीजियस चैनल पर। थैंक यू सो मच। हमेशा से आपके चैनल पे भी आपको सुनने का बहुत अच्छा लगता है और आपके अटेंड करना भी और आपको बुलाना भी। जाहिर है कि बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ इस वक्त भी एक चल रही है और ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया पे बात हो रही है, बल्कि हुसैन हक्कानी जो हमारे यहाँ से एम्बेसडर भी रह चुके हैं, अमेरिका के जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने भी बात की है और ट्वीट भी लगाई है। और ये कि एक बार फिर मसूद अजहर जो है वो दिखाई दिया है, सुनाई दिया है और उसने आते के साथ ही अमेरिका को, इजराइल को और भारत को धमकी दी है और कहा है कि जी जिहाद होना चाहिए। उसका ये भी कहना है कि भावलपुर के नजदीक कहीं बताया जा रहा है कि उसने कोई खिताब किया है और उसमें उसका ये कहना था कि कोई 300 लोग भी ऐसे नहीं निकल रहे भारत से जो बाबरी मस्जिद के ऊपर चैलेंज कर सके। साथ उसने नेतन्याहू को भी कहा है कि वो जो है इस फलस्तीन के लोगों की लाशों के ऊपर खड़ा है और इस किस्म की बातें उसने की हैं और बार बार जिहाद का नाम लिया है, लोगों को ललकारा है। क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान के लिए? तो खैर हुसैन हक्कानी साहब ने भी ये लिखा कि पाकिस्तान के लिए सब कुछ ठीक नहीं है, पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ हुआ, लेकिन इस न्यूज को आप कैसे देखते हैं? आरजू जी, इस न्यूज के अंदर खासकर मसूद अजहर का बाहर आना और उसके बाद उसका इजराइल, इंडिया और अमेरिका के खिलाफ जिहाद करने का नारा लगाना, इसे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि असलियत में है किसके खिलाफ। इजराइल 1948 में बना था, पाकिस्तान 1947 में बना था। 1947 से लेकर और चलो 1948 से लेकर 2024 तक 76 ईयर्स हो चुके हैं, 78 ईयर्स हो चुके हैं। और इस 78 ईयर्स में मुझे एक इंसिडेंट ऐसा बता दो जिसमें इजराइल, तो पिछले 75 ईयर्स में आप पॉज हैं? नहीं, पिछले 78 ईयर्स में कोई एक इंसिडेंट ऐसा बता दीजिए जब पाकिस्तान की तरफ से कोई जिहादी इजराइल के अंदर गया हो और उसने वहां जिहाद किया। यहां तक कि पैलेस्तीनियंस, 25,000 पैलेस्तीनियंस को पाकिस्तान ने मारा है। अच्छा, पाकिस्तान से ऐसा कोई बंदा बता दो जो अमेरिका में जाके जिहाद कर चुका हो और अमेरिका के अंदर अल्लाह अकबर का नारा लगा के उसने गर्दनें काट दी। वो फ्रांस में मिलेंगे, ब्रिटेन में मिलेंगे, जर्मनी में मिलेंगे, स्वीडन, डेनमार्क में मिलेंगे, पाकिस्तान, अमेरिका में नहीं मिलेंगे। जहां तक मुझे याद है अभी तक अमेरिका में एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है जहां किसी पाकिस्तानी ने जाकर ऐसा कोई काम किया। जब 78 साल में पहली एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इजराइल पर हमला हुआ हो या अमेरिका पर हमला हुआ, भले ही पहले दिन से आपकी कंट्री ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं आप जो हैं वो पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नाम लेगा तो कहीं ना कहीं फंसेगा। इसलिए वो दो और देशों के नाम ले लेता है। एक इजराइल जो बहुत दूर है, उसको गाली बकने का मतलब सच्चा मुसलमान प्रूव करना है अपने आप को और इस्लाम के वॉरियर की फॉर्म में प्रोजेक्ट करना है। दूसरा नाम लिया है अमेरिका। मुझे ये समझ में नहीं आता अमेरिका का नाम पाकिस्तान क्यों लेता है, क्योंकि मेरे को एक ही लॉजिक समझ में आता है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका का नाम नहीं लेगा तो गारंटी की बात है पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ नजर आएगा। और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर वो अमेरिका को गाली नहीं बकेंगी तो दुनिया को सीधा सीधा शक होगा कि ये सारे के सारे अमेरिका के खड़े किए हुए लोग। तो यानी अमेरिका को गाली बक के या अमेरिका के खिलाफ जिहाद का नारा लगा के कुछ नहीं करेंगे, ये गारंटी है। कुछ अमेरिका में नहीं होगा, ये गारंटी है। लेकिन होगा क्या? होगा ये कि कम से कम ये कहा जाएगा कि हम
सिर्फ अमेरिका नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जिहाद के नाम पर जो भी मुसलमानों के खिलाफ खड़ा हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अमेरिका को गाली बक के अमेरिका को जस्टिफाई कर दिया, एक ये चीज क्लियर कर दी या इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करी कि इंडियंस को कोई फर्क, इंडियंस जो है पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के खिलाफ और आतंकवादी जो है वो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब इसमें एक ऑड वन आउट होता है इंडिया। तो सवाल यह है, मसूद अजहर को एक पर्टिकुलर टाइम पर छोड़ा गया जब बांग्लादेश बुरी तरह जल रहा है, पूरी तरीके से बांग्लादेश के अंदर जिसे कहते हैं कि हिंदुओं को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। वहीं कश्मीर के मामले में अगर आप देखेंगे तो 2019 के बाद कश्मीर काफी हद तक शांत हुआ है, वहां वायलेंस कम हुई है, लेकिन पिछले फरवरी मार्च से अगर हम देखते हैं तो कश्मीर में वायलेंस जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी आर्मी जिन एरियाज को खाली करके जा चुकी थी वहां पर वायलेंस दोबारा हुआ, वहां पर टेररिस्ट अटैक्स हुए, तो हमारी आर्मी को दोबारा उस डायमेंशन में, उस डायरेक्शन में या उन प्लेसेस पर डिप्लॉय करके वहां की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। साउथ कश्मीर की मैं मेनली बात कर रहा हूं। अब आरजू जी, यहाँ दो चीजें कॉमन है। उसमें सबसे पहली चीज जो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेट, 5 अगस्त। 5 अगस्त 2019 को पाकिस्तान वो इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर कश्मीर का कंप्लीट इंटीग्रेशन इंडिया में करवा दिया। वहीं दूसरी तरफ 5 अगस्त 2024 एग्जैक्टली वही डेट क्यों कि कश्मीर तो तुमने छीन लिया और 5 अगस्त को, एग्जैक्टली 5 अगस्त को शेख हसीना को भागने पर मजबूर कर दिया और पॉसिबली अमेरिका और इंडिया ने एक नई, अमेरिका और पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ एक नई जंग का आगाज किया कि तुमने कश्मीर को शांत करने की कोशिश कर ली, कोई बात नहीं, बांग्लादेश में तुम्हें मारे। और याद कीजिए, जैसे हम बताते हैं कि भाई हमारे कंट्री के अंदर कश्मीर से पहले हिंदुओं को भगाया गया, उनकी औरतों और बच्चों का रेप किया गया, यहां तक कि जो शशिकांत टपलू, शायद उनका पूरा नाम था, टपलू साहब जो उस टाइम पर चीफ जस्टिस मतलब जस्टिस होते थे श्रीनगर हाई कोर्ट के, उनको गोली मारी गई। 3 एयरफोर्स ऑफिसर्स को गोली मारी गई। जो हिंदू वहां थे उनको या तो मारा गया या फिर उनको भगाया गया, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई, उनकी औरतों और बच्चों को अपने पास रख लिया गया। यहां तक की हालात ये थे कि बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ब्रूटल किलिंग हिंदुओं की गई और हिंदू किसी तरीके से उस इलाके से जान बचाकर भागे, किसी तरीके से जान बचाकर भागे। आरजू, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या, जब वो किसी तरीके से जान बचाकर भागे तो वहां एग्जैक्टली वही सिचुएशन आज के दिन बांग्लादेश में क्रिएट कर दी गई। हिंदुओं को बहुत बुरी तरीके से मारा काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको मतलब जिसे कहते हैं औरतों का रेप हो रहा है, बच्चियों का रेप हो रहा है, बाप के सामने बेटी का, माँ के बेटों के सामने उनकी माँ का रेप किया जा रहा है, वहां कोई कुछ नहीं कर पा रहा। हिंदुओं की बहुत बुरी। अब सवाल यही है कि कश्मीर में भी हिंदुओं के साथ यही हुआ था जो बांग्लादेश में हुआ। कश्मीर में भी जो गवर्नमेंट सर्विस करने वाले हिंदू ऑफिसर्स थे उनको पीट पीट के जॉब छुड़वा के भगाया गया, उनका रेजिग्नेशन लेटर्स टाइप करवा के भगाया गया। वही काम बांग्लादेश में हो रहा है। लेकिन अब आप कहोगे यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जो कश्मीर में जिस तरीके से वायलेंस और सेपरेटिस्ट और टेररिज्म आए थे वो बांग्लादेश में तो नजर नहीं आ रहे। आप गलत सोच रहे हैं। चिटगांव पोर्ट के ऊपर 20 नवंबर को पहला एक शिप पहुंचा है, चाइनीज शिप था, पाकिस्तान से आर्म्स लेके बांग्लादेश में, जिसमें मतलब मशीन गन्स वगैरह से लेकर वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है जो कॉमन मैन मेनली थोड़े से पावरफुल वेपन्स को यूज करता है। अब पूरा एक जहाज भर के अगर बंदूकें पहुंचाई गई हैं तो मैं मानकर चलता हूँ लगभग 1 लाख बंदूकें होंगी, 10,000 बंदूकें होंगी, 20,000 बंदूकें होंगी और गोलियां होंगी। आज सोचिए अगर 20,000 बंदूकें और गोलियां हैं तो वो 20,000 बंदूकें अगर प्राइवेट लोगों के हाथ में, 20,000 लोगों के हाथ में दे दी जाती हैं तो वो कितने ज्यादा ब्रूटल किलर्स होने चाहिए और कैसे हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, मुझे ये बताइए। अभी तक कोई भी दुनिया का ये ऑफिशियल डाटा नहीं है जिसमें ये बता सकते कि बांग्लादेश में इतने हिंदू मारे गए। अब यहां पर आप कहोगे हथियार ही तो भेजे हैं। देखिए, हथियार अगर भेजे होते तो बात नहीं। इंडियन मीडिया के अंदर जो खबर चल रही है वो ये चल रही है कि हथियारों के साथ 100 ट्रेनर्स भी भेजे गए हैं और वो ट्रेनर्स जो हैं वो कोशिश क्या कर रहे हैं, वो असलियत में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ट्रेनिंग किस चीज की कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग करवाने गए हैं बांग्लादेशी यूथ को
कि कैसे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी कर सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग कर सकता है और कैसे अटैक्स कर सकता है इंडिया के। तो असलियत में मसूद अजहर को छोड़ा जाना इसी बड़ी कड़ी का एक हिस्सा है, क्योंकि मसूद अजहर जो कमांड स्ट्रक्चर है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब वो नए नए रिक्रूट्स को तैयार करता है अपने जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं उसमें। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मसूद अजहर ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू लड़कों को या मुजाहिदीन तैयार कर रहा होता है, तो वो मुजाहिदीन अब तक जो कश्मीर काफी हद तक शांत हो चुका था, लगभग शांत हो चुका था, वो मसूद अजहर पहली बार कश्मीर के अंदर अपनी जड़ें जमाए दोबारा से। जो कश्मीर के अंदर से उनकी जड़ें खत्म कर दी गई थी या कमजोर कर दी गई थी, उन्हें दोबारा एक्टिवेट करेगा, यानी रीएक्टिवेट करेगा। आरजीएस का दूसरा पार्ट है। वही मसूद अजहर असलियत में वो लड़के तैयार करेगा या वो टीम तैयार करेगा जो बांग्लादेश के लड़कों को ट्रेनिंग दे टेररिस्ट बनने। रेडिकलाइज तो बांग्लादेश पहले ही हो चुका है, बस टेररिस्ट बनने की ट्रेनिंग दे दे और उनको ये डराया जाए कि देखो इंडिया तुम्हारा कितना ज्यादा नुकसान है। तो एज एन इंडियन अगर मैं देखता हूं तो मुझे तीन तरफ से भारत घिरा हुआ नजर आ रहा है। भले ही हम चाइना के साथ एक बड़ी अच्छी सपोर्ट कर पा रहे हैं, मतलब चाइना के साथ सपोर्ट नहीं तो कम से कम एक डील कर ली है, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो हमारा इस इग्नाइटेड फॉर्म में है। बांग्लादेश का तो बॉर्डर इस टाइम पर पोरस है ही है और वो टेंशन क्रिएट कर ही रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भी हमारे को थोड़ी गर्म हवाएं आनी शुरू हो गई हैं। वो एक अलग मैटर है कि पाकिस्तान अपनी प्रॉब्लम में फंसा होने की वजह से कहीं ना कहीं ये बवाल क्रिएट नहीं कर पा रहा, लेकिन बांग्लादेश के अंदर तो ये बवाल क्रिएट हो चुका है। हमें ये चिंता है कि बांग्लादेश में अगर इसी तरीके का बवाल क्रिएट हुआ तो चारों तरफ की हमारे को फेंसिंग 4400 किलोमीटर की फेंसिंग हमें करनी पड़ेगी और मल्टी लेयर फेंसिंग करनी पड़ेगी। और उसके बाद भी एक हमारा जो बहुत अच्छा दोस्त था वो हॉस्टाइल हो चुका है, हमारा दुश्मन बन चुका है। ये है भारत की चिंता और इस जो पूरे का पूरा मामला है उसमें यही फर्क। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और हरी मोहन जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने ना सिर्फ बात की भारत और पाकिस्तान पे, बल्कि कैसे पाकिस्तान में मसूद अजहर जो भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है वो कैसे पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।